नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये कैसा भ्रष्टाचार है? नारा, ठीक है, नाम नहीं लेता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं सर। देखिए डिलीटेड, मैं प्रॉब्लम एक मिनट में 3 बार बैठाया जाएगा तो कैसे बोल पाऊंगा सर? अगर 1 मिनट अब में ऐसा करेंगे, आप बोलते रहिए। ठीक, थैंक यू। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुर्भावना की राजनीति बंद कीजिए। अगर आपको भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत के संविधान को मजबूत बनाना है, तो सत्ता पक्ष का भी महत्व है, प्रतिपक्ष का भी महत्व है। प्रतिपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को खत्म करके, नेताओं को जेल में डालकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और पता नहीं कौन आपको सलाह देता है, किस गलतफहमी में आप लोग रहते हैं। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं और इधर जो बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा। अपने नेताओं को बता देना, अपने नेताओं को बता देना। आप इस गलतफहमी में मत रहना। और आप जेल की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव ने आपको एक परिणाम दिया है, सोचने के लिए, विचार करने के लिए। इसमें स्पष्ट बहुमत का भी जिक्र है मान्यवर। स्पष्ट बहुमत कहां है? 400 पार। आपने नारा दिया 400 पार, 400 पार, 400 पार। नॉट अ गुड हैबिट। 400 पार का नारा आपने दिया, आपकी 240 सीट आई। स्पष्ट बहुमत कहां है? आपके दावे से 160 सीट कम आई मान्यवर, और 303 सीट पिछली बार थी, उससे 63 सीट कम आई मान्यवर। और 272 का बहुमत होता है, उससे 32 सीट कम आई मान्यवर। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपनी कमियों की समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर। रावण भी अहंकार में था। उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश होगा। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी पिछड़ों को गाली दो। आप सिर्फ गाली देते रहते। मान्यवर, ये गाली देना बंद कीजिए मान्यवर। अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे मान्यवर, अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं अयोध्या वालों को मान्यवर। अयोध्या की हालत बताता हूं मान्यवर। अयोध्या में सुनो, अयोध्या के विकास के लिए इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया मैं बता रहा हूं मान्यवर। और लोकतंत्र में अच्छी चीज है। हमारे रिजल्ट गड़बड़ाएंगे, हम समीक्षा करेंगे। आपका गड़बड़ा है, आप समीक्षा कीजिए। आप तो कुछ मानने को तैयार नहीं। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे मित्र जब यहां बोल रहे थे, अभी कल जब इनका भाषण मैंने सुना, तो कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत नंबर 1 है। मैं बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन्होंने मान्यवर अयोध्या के विकास में बहुत पैसा खर्चा किया, होना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी को विकास करने में एयरपोर्ट पे 1450 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन पे 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पे 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा पे 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पे 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पे 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज में 245 करोड़ रुपए। मान्यवर, ये पैसा गया कहां? पहली ही बरसात में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिरने लगा। पूरी अयोध्या की सड़कें टूटी हुई हैं। मुख्य पुजारी ने ये बात कही मान्यवर।
मुख्य पुजारी ने ये बात कही, मंदिर के मुख्य पुजारी ने Honorable कही, members and ये Sanjay, भ्रष्टाचार की Sanjay, भेंट take चढ़ा your दिया seat. मान्यवर इन्होंने Sanjay, take पैसे your को। seat. Take your seat. भ्रष्टाचार की भेंट Take चढ़ा your दिया seat. मान्यवर। Nothing will go on record. इस अमृत काल के दौरान तमाम घटनाएं देश में घटित हुई। अग्निवीर जैसी योजना देश के अंदर आई, 4 साल की नौकरी, 17 साल में एक जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों में इसको लेकर प्रतिरोध है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये भारत की सेना को भी कमजोर करने की कार्रवाई है मान्यवर। अगर आप कारगिल के युद्ध को देखें और उसके पहले भी जो सेना के अधिकारियों से आप बात करेंगे, 5 साल तक जब कोई फील्ड में काम कर लेता है जवान, उसके बाद युद्ध के स्थिति में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको आगे किया जाता है। इसलिए मान्यवर, यह अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की कोशिश है, उस पर भी पुनर्विचार आपको करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत को दुनिया की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाइए, हम सब खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप 141वें नंबर पर खड़े हैं, 141वें नंबर पर। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए मान्यवर? चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया। यह किसके लिए मान्यवर? आपने कहा, चुनाव के दौरान हमने एक भाषण और सुना मान्यवर, कि आपकी संपत्ति लेके ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अरे संपत्ति कौन कौन लेके भागा है, ये तो सर्वविदित सत्य है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर, दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, तो उसके बारे में मेरे साथ ये बहस कर सकते हैं, जो प्रस्ताव लाना हो ला सकते हैं। ये सर्वविदित सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं मान्यवर। 3,53,000 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के, 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया। 43 कंपनियों का, इसका रिकॉर्ड आपके सामने मैं रख दूंगा। मान्यवर, संपत्ति आप कहां पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, किस लिए आप काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, यह पूरे देश को जानना चाहिए। आपने रेलवे की उन्नति की चर्चा की है, वंदे मेट्रो की चर्चा की है। हमारे एक मित्र कह रहे थे ट्रेन में सफर, मैं शायद ट्रेन में भी सफर किया हूं, रोड से भी सफर किया हूं, इतना सफर किया हूं कि उसके आंकड़े जब सामने आएंगे तो वो एक गाथा लिखी जा सकती है उस पर। ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है? इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है मान्यवर। लखनऊ में उतरिए, वहां पर कुली मिले मुझे मान्यवर, उनके लिए एक वादा किया था बहुत पहले, और आप एक उदार हृदय के व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जानी चाहिए। कुलियों को वादा किया इस सरकार ने कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, कुलियों को वादा किया वर्दी दी जाएगी, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका ज्ञापन मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी उनकी मांगों के बारे में कोई सुना नहीं। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक। 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण।
कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे कार्रवाई होगी? आप कमेटियां बनाते हैं। एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से, उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए मान्यवर, क्योंकि बार बार जब जब एनटीए एग्जाम करा रहा है पेपर लीक हो रहा है। यह बड़ा सवाल है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हमारे किसी साथी ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, कितनी अच्छी बात आपने कही, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह कैसा भ्रष्टाचार है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं यह मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा, इस बात की गारंटी है। मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई प्रधानमंत्री के इस बात को सुन के, लेकिन जब मैं देखता हूं महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, नाम नारायण, ठीक है नाम नहीं लेता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं सर, देखिए डिलीटेड। मैं दूसरा बस खत्म कर रहा हूं। सुनिए जो सर एक सेकंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ सर बोलने एक सेकंड, इस सरकार ने ईमानदारी का संकल्प जयराम लिया है। रमेश, आपका जो फैसला है मान्य है सर। मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन पूरे देश में जब हम लोग निगाह उठाते हैं तब मुझे उनके नारे का मतलब समझ में आया। वो नारा ये है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। ये गारंटी है आपकी, अच्छी बात है, कीजिए, तरक्की करेंगे आप लोग। और एक वॉशिंग मशीन भी चल रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपने मुझे रोक दिया मान्यवर, मैं मानता हूं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन सब जगह चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश हो चुका है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए मान्यवर। और मैं अयोध्या का जिक्र करने लगा, आप सब लोग नाराज हो गए, मेरे मन में भी नाराजगी है, गुस्सा है। मैंने चेताया था आपको, एप्लीकेशन भी दी थी, कोतवाली तहरीर दी थी। प्रभु श्री राम के मंदिर के स्थल पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। सड़कों पे गड्ढे बनेंगे तो सवाल उठेंगे और वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे।